हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज का क्लास का टॉपिक है C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू करने से पहले हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे NMR एक्टिव मॉलिक्यूल्स को, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स NMR एक्टिव होते हैं, क्या कंडीशंस होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NMR एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए एक प्राइमरी कंडीशन होती है जिसमें है कंपाउंड्स आर NMR एक्टिव इन विच न्यूक्लियाई ऑफ एटम पोजेसिंग न्यूक्लियर स्पिन। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियाई ऑफ एटम न्यूक्लियाई ऑफ एटम पोजेसिंग न्यूक्लियर स्पिन। एकमात्र एक कंडीशन कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर स्पिन है तो NMR एक्टिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसके लिए हम एग्जांपल देता हूं, C12 एंड C13 आइसोटोप, दोनों कार्बन के आइसोटोप हैं। वन इज C12, अनदर इज C13। द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ C12 आइसोटोप 0 and nuclear spin of C13 isotope is half, plus half. Where I is न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन ही वो कैरेक्टर है, वो बात है जो हमें बताता है कि कंपाउंड NMR एक्टिव होगा या नहीं। तो C13 में जैसा कि हम देख पाते हैं कि बिल्कुल प्रोटॉन की तरीके से इसका न्यूक्लियर स्पिन भी प्लस हाफ होता है, इसीलिए ये NMR एक्टिव है और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कर सकते हैं, उसमें कार्बन की पहचान कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब बात आई कि सर न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन का निर्धारण हम कैसे करते हैं। न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई कैन बी प्रिडिक्टेड, न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई कैन बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन नोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। मीन्स न्यूक्लियर स्पिन इज बेस्ड ऑन number of protons and number of neutrons present in nucleus। अब हमें यह तो पता लग गया कि कौन सी स्पीशीज NMR एक्टिव होती है, कौन सी नहीं होती है। जब NMR एक्टिव होती है तो क्या करती है? सबसे पहले जैसे ही हम उस पे रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रीजन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंपोज करते हैं, उसके न्यूक्लियर स्पिन अपनी हाई एनर्जी स्टेट में शिफ्ट होने लग जाता है। इस प्रोसेस को फ्लिपिंग बोलते हैं। आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। NMR एक्टिव कंपाउंड absorbs the radiation, NMR active compounds absorb the radiation of the region of radio frequency and causes flipping of nuclear spin and causes flipping of nuclear spin from low energy level to high energy level, from low energy
लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। जैसे ही वो शिफ्ट होता है, इस चेंजेस को हम लोग स्टडी करते हैं, जिससे हमें उनकी कैरेक्टर का पता लगता है कि किस तरह के कार्बन यहां पर मौजूद है, कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स, नेचर ऑफ कार्बन्स। अब इसके बाद हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो न्यूक्लियर स्पिन के होने में यूज करी। फर्स्ट कंडीशन, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं तो वो सदैव एनएमआर एक्टिव होगा विद आई वैल्यू इज पॉजिटिव इंटीजर। आई वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी और वो एनएमआर एक्टिव होगा। और यदि किसी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन हैं एंड वाइस वर्सा, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन हो जाए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड हो जाए, उस केस में उसकी आई वैल्यू पॉजिटिव हाफ इंटीग्रल वैल्यू होती है। और इस केस में भी आपका कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होता है। यदि अगर उस कंपाउंड में कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों इवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल C12, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, आई ऑलवेज 0 होगा और ये कंपाउंड सदैव एनएमआर इनएक्टिव होंगे। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आई की वैल्यू ऑड होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल हो सकती है या पॉजिटिव हाफ इंटीग्रल हो सकती है, कभी 0 नहीं हो सकती है एनएमआर एक्टिव कंडीशन के लिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में C13 आइसोटोप अपनी किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है और क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें कैरेक्टर का पता लगता है। पहली चीज, नंबर 1, C13 आइसोटोप is resonate at very high energy level. Therefore, it is more difficult as compared to H proton NMR. अब ये सेंसिटिविटी भी इसकी बड़ी मुश्किल से हमें मिलती है। मींस ये लगभग 400 गुना कम सेंसिटिव है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, या इसको हम कह सकते हैं 6000 टाइम वीकर देन प्रोटॉन न्यूक्लियस। प्रोटॉन बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो बड़ी आसानी से रेजोनेट हो जाता है, बट C13 बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस में रेजोनेट हो पाता है। तो अपनी सेंसिटिविटी बहुत ही कम देता है, बहुत ही कमजोर इसकी पीक मिलती है। दूसरा, C13 एनएमआर में C13 आइसोटोप नेचुरली बहुत लेस अबंडेंट है। ये नेचर में केवल 1.1% नेचुरल अबंडेंस के साथ पाया जाता है, तो जिसकी वजह से जब मिलता ही कम है तो जब डिटेक्शन करते हैं तो हमें इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम मिलती है। अब प्रोटॉन में एक्सेस में प्रोटॉन मिलता है जिसकी वजह से वो आसानी से पाया जाता है, तो उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी मिलती है। अब C13 हमें कम मिलता है, लेस, पर ये डिटेक्ट करेगा, क्योंकि जब हम इसको C13 की चेक करते हैं तो हम पूरे सैंपल की स्टडी करते हैं, ना कि केवल इंडिविजुअल एटम को चेक करके। ये इसकी नेचुरल अबंडेंस है। प्रत्येक सैंपल में 100% C13 आइसोटोप होगा ही होगा, अपनी इस रेशियो में होगा। इसके आधार पर हम उसका डिटेक्शन कर पाते हैं। तो दो बेसिक डिफरेंस आते हैं प्रोटॉन एनएमआर और C13 एनएमआर के इसमें। पहली चीज,
लेस सेंसिटिव ड्यू टू नेचुरल अबंडेंस, क्योंकि नेचुरल अबंडेंस ही बहुत कम मिलती है, तो सेंसिटिविटी भी क्या होगी, कम मिलेगी। नंबर 2, गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ C13 इज ओनली 1/4 एज कंपेयर टू प्रोटॉन, मीन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन NMR, it is less sensitive. Number 2, 1/4 gyromagnetic ratio as compared to proton. Therefore, C13 nuclei always resonate at a lower frequency than proton. इनकी जो रेजोनेट करने की फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत कम मिलती है, बहुत ही कम होती है। इसके अलावा अब हम कुछ बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि आपकी C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आती है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट इन C13 NMR follow the same principles as those of proton NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिल्कुल सिमिलर, सेम, केवल फर्क कहां आता है, रेंज। C13 NMR में जो केमिकल शिफ्ट मिलती है वो 0 से 220 पिकोमीटर तक मिलती है, ppm पर मिलती है, और प्रोटॉन NMR में 200 से अबव मिलती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन अबाउट केमिकल शिफ्ट। सेकंड, केमिकल शिफ्ट के लिए जो रेफरेंस यूज किया जाता है, मतलब सैंपलिंग के लिए जो रेफरेंस यूज किया जाता है वो इसमें भी टेट्रामिथाइलसाइलिन ही यूज किया जाता है, बट केमिकल शिफ्ट की पोजीशन अलग अलग आ जाती है। अब यहां पर जब स्पेक्ट्रा हमें मिलता है तो स्पेक्ट्रा में जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं वो नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताती है। नंबर ऑफ पीक्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में बताती है, क्वांटिटी नहीं, टाइप्स ऑफ कार्बन। जितने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन होंगे उतने डिफरेंट टाइप की उसमें हमें पीक मिल जाएंगी। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और जो भी आप लोगों को इसके नोट्स आपको चाहिए होंगे वो आप PDF की फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।